बाबा केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। यहाँ केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहां पर बारिश होने की वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है, जिसका वहां मौजूद श्रद्धालु आनंद लेते हुए नजर आए। और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के कपाट खुले हैं। ये बड़ी खबर। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर और जबरदस्त तैयारियों के साथ यहाँ पर आज बाबा केदार के धाम के कपाट खोले गए हैं। श्रद्धालुओं पर इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। भोले के जयकारे से पूरा धाम गूंज उठा। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। बाकायदा शुभ मुहूर्त था। आज की तारीख थी 2 मई की और आज मुहूर्त के मुताबिक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच केदारनाथ धाम के कपाट को खोल दिया गया। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां केदारनाथ धाम पहुंचे। कपाट खुलने के बाद उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद फिर आम श्रद्धालुओं के लिए वहां पर रास्ता खोला गया। मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच, श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच कपाट को खोला गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस तरह से वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। सीएम धामी ने कहा कि मैं आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। मुझे भी इस बार गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे और यात्रा, 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने के लिए बीते सालों का हमारा अनुभव काम आ रहा है। उसी के आधार पर हम सारे प्रयासों में लगे हुए हैं। देश दुनिया से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने 2024 की यात्रा संपन्न होते ही 2025 की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। और केदारनाथ धाम का क्या कुछ महत्व है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। भगवान शिव का बहुत प्रमुख धाम केदारनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमालय की गोद में बसा हुआ केदारनाथ धाम, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, बाबा केदार के दर्शन करते हैं। महाभारत से भी इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। श्रद्धा का और भक्ति का प्रतीक है केदारनाथ धाम, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिव शंभू के जयकारे लगातार गूंजते हुए वहां पर सुनाई दे रही हैं। और आइए अब आपको 4 और तस्वीरें दिखाते हैं। बाबा केदारनाथ के धाम पर किस तरह से इस समय रौनक लगी हुई है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंचा है। केदारनाथ धाम पहुंचे सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कपाट खुलने के बाद उन्होंने वहां पर दर्शन किए बाबा केदार के। और केदारनाथ धाम के कपाट जैसे ही खुले, वहां पर चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। श्रद्धालुओं पर देखिए तीसरी तस्वीर में किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ है। और 108 क्विंटल फूलों के साथ, फूल मालाओं के साथ केदारनाथ धाम को सजाया गया है, भव्य रूप दिया गया है। और इस तरह से 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि कितना उत्साहित माहौल वहां पर, श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले वो यमुनोत्री धाम पहुंचे थे, गंगोत्री धाम पहुंचे थे और आज उन्होंने कहा कि मुझे केदारनाथ धाम आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे और इस तरह से पूर्ण रूप से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी
धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। और इसी बीच केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश रुक रुक कर बारिश होने की वजह से वहां पर जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठंड इस वजह से वहां पर बढ़ गई है और इस ठंड का लुत्फ उठाते वहां श्रद्धालुगण नजर आए हैं, आनंद लेते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, एक तो बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा और दूसरा मौसम भी बेहद खुशनुमा बन चुका है। रुक रुक कर वहां पर बारिश हो रही है। तस्वीरें देखिए आपके सामने और इस बदले हुए मौसम के मिजाज का वहां पहुंचे श्रद्धालुगण भी आनंद लेते हुए दिखाई दिए। वहीं जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए श्रीनगर क्षेत्र में यात्रा मार्ग और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और पार्किंग व्यवस्थाओं को और बेहतर और सख्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कीर्तिनगर के पास पुलिस चौकी और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने सड़क किनारे गड्ढों को भरने और पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस चौकी को आकर्षक बनाने के इंस्ट्रक्शंस दिए। साथ ही उन्होंने एनआईटी मैदान, आवास विकास मैदान, पार्किंग में बनाए गए ट्रांजिट कैंप का भी निरीक्षण किया। ये हम लोगों की मल्टीपल मीटिंग्स हुई है, काफ़ी बार रिव्यू किया गया और कुछ एक चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि हम फरासू की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े जहाँ थोड़ा सा कटिंग के कारण अभी हमें रोड की वाइडनिंग या सकती है। इसी तरीके के कुछ पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट और या ब्यूटिफिकेशन को लेकर, सफाई को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं के अनुपालन और उन्हें अंतिम चरण में बेटर करने का जो हमारा प्रयास है यही। देखिए, इसमें हमने जो मेजर पार्किंग चिन्हित की है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है और वहाँ जितनी भी यात्रियों की व्यवस्था है, बेसिक कम्युनिटीज़ है, वो भी स्टेशन हो गई स्थानीय प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ हमारी जितनी होम गार्ड्स हैं, पीआरडी है, वो भी हमें आवंटित हो गई है। इसके अलावा हमें सीपीएमएफ का भी एक सेक्शन प्लाटून मिलेगी, तो उसको भी हम डिप्लॉय करेंगे। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का एसएसपी हरिद्वार ने देर रात निरीक्षण किया, जहां एसएसपी ने चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर को चेक किया। एसएसपी हरिद्वार ने कहा, नारसन बॉर्डर चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है, ऐसे में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नारसन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर और बसेस की चेकिंग का हम लोगों ने मुख्यतः पॉइंट रखा है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ साथ अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करना, साथ में अगर किसी परिस्थितियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान पर हो रहा है, तो वहाँ भेजने तक का प्रोत्साहन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग किसी भी चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से निपटने के लिए सक्षम हैं। उधर चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आ रहा है। श्रीनगर के अधिशासी अभियंता ने बताया कि क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी सुगम यातायात के लिए वहां पर मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई दी गई है। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का प्रबंध किया गया। बताया गया कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा जनपद प्रशासन के साथ मिलकर सुगम यातायात के लिए आगे भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें डायरेक्शंस दे दिए थे, विभिन्न बैठकें भी हुई कि चारधाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी, उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है। वहीं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून विधेयक राजभवन से मंजूर हो गया है। राज्यपाल ने अन्य 8 विधेयकों पर भी मुहर लगा दी है। दरअसल प्रदेश भर में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग की जा रही थी। अब इस विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लग चुकी है। इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के मुताबिक उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल और उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के मुताबिक जमीन मिल पाएगी। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर भी कहीं न कहीं रोकथाम लग जाएगी। धार्मिक नगरी हरिद्वार से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां साधु संतों के वेश में संदिग्ध और बाहरी तत्वों की मौजूदगी ने संत समाज को चिंता में डाल दिया। इसे लेकर अब संत समाज ने प्रशासन और पुलिस से सभी साधु संतों और आश्रमों की पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की मांग की है। स्वामी सर्वानंद गिरी का आरोप है कि कुछ गैर हिंदू व्यक्ति यहां पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि सभी आश्रमों और महात्माओं का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए, ताकि ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान हो सके। के अंदर ये जो संन्यास परंपरा साधुओं की, आश्रमों की, धर्मशालाओं की में जो रहने के वाले लोग हैं और इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अखाड़ों का, महात्माओं का, संतों का बहुत संपर्क होता था आपस में, और अब समय में कोई भी भेष बदल के हिंदू बन के बांग्लादेश से आके आश्रमों में बैठ गए, कोई महंत बन गया है, कोई मठाधीश बन गया है। ऐसे अगर आप जांच करेंगे, जांच कराएंगे और सरकार को जांच करनी चाहिए तो बहुत विषय आपको देखने को मिलेंगे। और सत्यापन वास्तव में अनिवार्य होना चाहिए, और सत्यापन एक बहुत अच्छी सरकार की पहल है, और सत्यापन से हम सुरक्षित हैं, हमारा घर सुरक्षित है। हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने यहाँ के हरिद्वार के प्रशासन से कि जितने भी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं, उनमें रहने वाले लोगों की जांच की जाए। कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, कहीं वो पाकिस्तानी तो नहीं है, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई नाम बदल के तो नहीं रह रहा है। क्योंकि जब जांच होगी, उनका सत्यापन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलकर ज़रूर सामने आएगा। अगर प्रशासन चाहता है कि हरिद्वार में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस प्रकार का सत्यापन बहुत ज़रूरी है, और धर्मशालाओं, आश्रम का, इनमें रहने वाले व्यक्तियों की सभी की जांच होनी अनिवार्य है। वहीं हरिद्वार से बीजेपी नेता सुनील सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दायित्व मिलने पर समर्थकों ने फूल माला और मिठाई खिलाकर सुनील सैनी का स्वागत किया। सुनील सैनी ने दायित्व मिलने पर केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा, पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान करना ही उनकी प्राथमिकता रहने वाली है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और जो कार्य मुझे मिला है, तो पिछड़े वर्ग समाज के लिए उसके जितनी भी लाभकारी सरकार की, केंद्र सरकार और हमारे उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, उनको लाभ दिलवाना, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना, और 2027 यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ हमें सरकार लानी है, उसके लिए हमें कार्य करना है। उत्तराखंड में मई की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज बदला बदला दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्य में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि ये हालात 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते तक बने रह सकते हैं। गढ़वाल और कुमायूं मंडलों के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान जताया गया।
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जैसे पहाड़ी इलाके बारिश की चपेट में रहेंगे। वहीं कुमायूं क्षेत्र के पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों में भी बारिश के पूरे आसार है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि देहरादून, चंपावत और नैनीताल में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहने वाला है। उत्तराखंड में इस मौसम में राहत की उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे पूरे इलाके में ठंडक का एहसास हो रहा है। बादलों ने आसमान को घेर लिया, झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया था, जो बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय लोग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। उधर रुड़की नगर निगम के कई पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा किया और मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। पार्षदों की नगर आयुक्त से तीखी नोकझोंक भी हुई। पार्षदों ने कहा कि वे नगर आयुक्त से मिले थे, जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई समाधान हो नहीं पाया। समस्या मेन तो लाइट की समस्या है, एक वार्ड में काम नहीं हो रहा है, इनकी समस्या है। चैनल टूटे पड़े हैं, इनकी समस्या है। बहुत समस्या है, इन पर कभी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं दिया। इसके बाद मेयर साहब आए, मेयर साहब को हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने पूर्व, जैसे एबी सेंटर है, एबी सेंटर इन्होंने MNA साहब ने कहा था कि 28 तारीख तक पूर्ण चलेगा, तो वो भी अभी तक नहीं हो पाया। देखो आपने देखा कि कुत्तों की कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी इन्होंने अभी तक कोई भी फाइल ठंडे बस्ते पड़ी है। लगभग 3 माह से हम MNA साहब के पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि MNA साहब समस्याओं का निस्तारण कर दो, समस्याओं के लिए कुछ करवा दो, किसी तरीके से हमारी समस्याओं को कुछ हद तक के इतना करवा दो कि हम जनता के बीच में चेहरा दिखाने लायक हो जाएं। परंतु हर बार इनके द्वारा मात्र झूठे आश्वासन दिए गए और उन्हीं झूठे आश्वासनों का आज परिणाम रहा कि हमारे को यहाँ पर तालाबंदी को मजबूर होना पड़ा और हमने तालाबंदी करी। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा वो पार्षद जी थोड़े से गर्म हो गए थे। हमने सबने मिलके उनका सबका समाधान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब काम होंगे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। सारे काम सब काम होंगे। नहीं सब सुन रहे हैं। अब वो ये है कि इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा कि हर चीज़ में टाइम लगता है। सब काम भी चालू हो रहे हैं, सब काम हो जाएंगे। हरिद्वार में रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। एक रिक्शा चालक ने रिक्शा में छूटे यात्रियों के कीमती सामान को पुलिस के जरिए उन तक वापस दिलवाया, जिससे खुश होकर हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने रिक्शा चालक का सम्मान किया, नगद पुरस्कार भी उसको दिया। दरअसल पंजाब से हरिद्वार कुछ यात्रीगण आए थे जो रिक्शा में बैठे हुए थे, और जब यात्री उतरकर चले गए तो रिक्शे में उनका पर्स छूट गया था, जिस पर्स में कैश था, गहने थे, मोबाइल फोन था। इस तरह से कुल मिलाकर तकरीबन 1 लाख रुपए का कीमती सामान उस पर्स में था। काफी ढूंढने पर जब यात्री रिक्शा चालक को नहीं मिले तो रिक्शा चालक ने हर की पैड़ी पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस को सारा सामान सौंप दिया और पूरी बात बता दी, जिसके बाद पुलिस ने यात्रियों को ढूंढा और उनका सामान उन्हें वापस लौटाया गया। साथ ही इस ईमानदार रिक्शा चालक का कुछ इस तरीके से वहां पर स्वागत करते हुए सम्मान किया गया और नगद पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामूली पति पत्नी के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के बीच बचाव करने पहुंचे साले और सास को भी जीजा ने देसी तमंचे से गोली मार दी मोहल्ले में, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी गई, लेकिन पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है इस घटना के बाद। तो घरेलू विवाद ने किस तरह से खौफनाक मोड़ ले लिया, ये मामला, ये उदाहरण सामने आया है। हरिद्वार से जीजा ने साले और सास दोनों को गोली मार दी और गोली की आवाज़ सुनते ही तुरंत वहां पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने
इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है।